वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है सत्यम और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं रहा है। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो आप ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये नहीं शब्द हमें कई बार देखने को मिलता है। तो इसका होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी नहीं थे। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर जी इसके हिस्सा थे। तो हम अगर बात कर लें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस किस समितियों के हिस्सा थे, क्योंकि समिति से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति और परामर्श समिति के हेड थे। जवाहरलाल नेहरू संघ और संचालन समिति के हेड थे। अब बात करें भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर का आप लोग जानते हो कि प्रारूप समिति के मुखिया भीमराव अंबेडकर जी थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पे है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के तट पे सोमनाथ मंदिर है। और गुजरात का तट सबसे लंबा तट रेखा है। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी तट रेखा है। और 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? तो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बॉक्सिंग। और ये इस टाइप के स्टैटिक के का क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सा सब खेल शब्दावली से क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा की राजधानी बन गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरीमुखी गति में मदद करती है? इसका आप लोग आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? ऑप्शन नंबर ए, जनरल डायर। ऑप्शन नंबर बी, जनरल इरविन। ऑप्शन नंबर सी, जनरल क्लाइव। या फिर ऑप्शन नंबर डी, जनरल सार्डन्स। ये जनरल लगा सकते, लेकिन इन चूतियों के नाम के आगे लाट कभी नहीं लगाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल डायर। आप लोग को पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को ये नरसंहार हुआ था। और इस समय जो वायसराय था देश में, वे था चेम्सफोर्ड। और चेम्सफोर्ड के ही समय में 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। उसके बाद इसी के समय में खिलाफत आंदोलन हुआ था। इसी के समय में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये चीज़ें भी पूछ देता है कि इस समय जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो कौन सा जनरल था। तो ये चीज़ें आप लोग देखते चलिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिकम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें हालांकि राइट आंसर नहीं दिया गया है। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। और इसका राइट आंसर होगा 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन में ही नरमगढ़ और गरम दल भी आपस में मिल गए थे, मिलन हो गया था उनका। और इस समय जो इसके हेड थे अंबिका चरण मजमूदार जी, इस समय इसके हेड थे। तो अगर हम बात कर लें कि कांग्रेस के
प्रथम 4 अधिवेशन मुख्य रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं 4 अधिवेशन में हमें मुस्लिम जज भी, मुस्लिम हेड भी देखने को मिल जाएगा और इसी में हमें ईसाई या फिर विदेशी हेड भी देखने को मिल जाएगा। तो पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था 8085 में। दूसरा जो हुआ था कोलकाता में हुआ था और पहले के हेड व्योमेश चंद्र जी थे, दूसरे के दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, जिसके बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो प्रथम मुस्लिम हेड थे। और चौथे का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जो था जॉर्ज यूल था, जो पहला ईसाई या फिर पहला विदेशी था जो इसका हेड था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले जी द्वारा लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग जानते होंगे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी, इन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है पिछड़े वर्ग के लिए, काफ़ी इन लोग का योगदान रहा है। और ज्योतिबा फुले जी की पुस्तक थी गुलामगिरी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ महात्मा गांधी की पुस्तक है। और आप लोग इम्पोर्टेंट बुक देख के जाइएगा, जो चर्चित लोग हैं उनकी किताबें पूछ देता है। और एक क्वेश्चन तो पूछना है कहीं ना कहीं फिक्स है। और जो अभी लेटेस्ट लिखी गई किताब है, जैसे कि रेत की समाधि किसने लिखा, गीतांजलि सिर, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में शुष्क मृदा पाई जाती है। गंगा के मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है और छोटा नागपुर के पठार में पर्वतीय मृदा हमें देखने को मिलती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुडरू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। हुडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है और ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी जो है वह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे स्थित है, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और कोई भी डाउट हो वे भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होगा? इस तरीके के क्वेश्चन हमें पेपर 2 में देखने को मिलेंगे। जिनका आर्ट स्ट्रीम है उनको पेपर 2 में इस तरीके की कोर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका राइट आंसर होगा नकारात्मक संबंध हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप पेपर का लेवल देख सकते हैं कि हम उसी लेवल का पेपर सेट करने की कोशिश किए हैं जो लेवल बीएड एंट्रेंस में पूछता है। और आसान पेपर कराने से कोई मतलब है नहीं, सिर्फ हमें फ़ायदा होगा, हमारे व्यूज आएंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन कराने से क्या होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं और कमेंट करते हैं, जिससे हमें फ़ायदा तो होगा लेकिन आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन हम उसी लेवल का पेपर करा रहे हैं जो लास्ट ईयर जो लेवल पूछा गया था। और हम बैठे हैं एग्जाम में, हम एग्ज़ाम दिए तो हमें पता है कि क्या कैसे पूछा जा रहा है, अभी क्या पैटर्न चल रहा है बीएड का। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंदिरा साहनी और अन्य बनाम मामला किस विषय से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरक्षण से संबंधित है। ये 1992 का मामला है। 50% के ऊपर जब ये आरक्षण चला गया था तो उस पे इंदिरा साहनी जी ने ये किया था कि आरक्षण की सीमा तय हो जानी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नेक क्रेम नृत्य किया जाता है? तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्ला। और आपको पता हो कि गोरो खासी और जयंतिया, ये गोरो खासी जयंतिया ये तीनों जनजाति मेघालय की जनजाति हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय अर्थशास्त्री को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठित बोडले मेडल से सम्मानित किया गया था? तो अमर्त्य सेन जी को सम्मानित किया गया था और इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इनका आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहला भारतीय कौन है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव बिंद्रा जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम कानून बनता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही कोई भी अधिनियम भारत में कानून बनेगा। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो मानव शरीर में पाचन तंत्र की सबसे लंबा हिस्सा जो है छोटी आंत है। खाना सबसे अधिक समय तक छोटी आंत में ही रहता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा सेबी। 1992 सेबी देखती है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। नाबार्ड के बारे में पता होगा 1982। ईडा बीमा को रेगुलेट करती है और ये रियल एस्टेट को मैनेज करती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए है ताप नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी भारी जल अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी ताप नाभिकीय विखंडन, या ऑप्शन नंबर डी धूर्त प्रजनन अभिक्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ताप नाभिकीय संलयन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग में नहीं है? और इस तरीके क्वेश्चन हमें लास्ट ईयर देखने को मिले थे। लास्ट ईयर कट ऑफ कम जाने का जो मेन रीजन था उस टाइम, मेन रीजन यही था कि इस तरीके क्वेश्चन हमें बहुत सारे देखने को मिले थे। हिंदी में भी देखने को मिले थे, पेपर 1 में भी देखने को मिले थे, पेपर 2 में भी देखने को मिले थे कि 4 युग में देता था, उसमें से 3 सही होता था और 1 गलत होता था। उससे आपको छांट के निकलना होता था। तो आपको पता होगा कि मधुबनी चित्रकारी बिहार की है, तंजौर कला राजस्थान का और इससे अभी GI टैग मिला है। पंचचित्र उड़ीसा का है, लेकिन कालमेजऊ तमिलनाडु का नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओलंपिक इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीते? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए माइकल फेल्प्स। और आप लोग ओलंपिक से जुड़े हुए कुछ चीज़ें देख लीजिएगा कि भारत ओलंपिक में कब पहला पदक कब लाया, पहली महिला कौन थी, और भारत ने 2020 जो 2021 में ओलंपिक हुआ था उसमें कितने पदक लाए थे, कितने गोल्ड और कितने सिल्वर और कितने कांस्य से आया था। तो ये चीज़ आप लोग देख के जाइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? तो इसका भी होगा ऑप्शन नंबर ए E = mc²। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है? तो आपको पता होगा कि राजकोषीय बिल 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन 3 प्रकार से जारी होता है, लेकिन 728 दिन ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 782 दिन। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपकी और कोई क्यूरी हो तो आप वे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस टाइम पे आप कुछ चीज़ें ध्यान दीजिए कि सिर्फ पढ़ाई फोकस करिए और किसी का भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे लोग 99, 69, 149 इस तरीके से कोर्स बेच रहे हैं क्रैश कोर्स के नाम पे। तो वे सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं बस उसे एक बार और अच्छे से रिवीजन करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग एग्जैक्ट पेपर के लेवल पे ही क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बेनिफिट होगा, आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। तो आप लोग बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर मत लीजिए और पढ़ाई पे फोकस करिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इस और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।